थे? क्या पढ़ रहे थे? पुली ब्लॉक सिस्टम हम पढ़ रहे थे। हमने पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करी, हमें समझ में आया कि भाई सर कंस्ट्रेंट मोशन लगाओ। कोई भी एक और सवाल से चालू करते हैं, 2-5 सवाल आज करते हैं, हमने को फील आ जाएगी। लास्ट टाइम पे एक सवाल कराया था क्या? चलिए आइए देखिए, 2-5 सवाल करते हैं, फील आएगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब तक तुम नहीं बोलोगे कि सर पेट भर गया, मैं कराता रहूंगा। देखिए मान लीजिए 4 किलो, मान लीजिए 1 किलो, मान लीजिए 4 किलो, मान लीजिए ये 1 किलो। बताइए इनका एक्सेलरेशन, बताइए इनका एक्सेलरेशन। क्या 4 किलो और 1 किलो का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या उनमें रिलेशन निकाल सकते हो? करिए सब लोग। चलिए आइए मिलके करते हैं एक बार और। 2-4 सवाल कराऊंगा ऐसे जितने जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। 4 kg 1 kg, मान लेते हैं 4 kg नीचे जा रहा है A1 से और ये ऊपर जा रहा है A2 से। बोलो क्लियर है? अगर हम इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन मान लें T, तो इस वाली स्ट्रिंग में कितना है? इसमें कितना है? ये कैसे पता पड़ा तुम्हें? पुली मासलेस है। पुली अगर पुली मासलेस है तो पुली के दोनों तरफ नेट फोर्स 0 होना, भले उसका एक्सेलरेशन हो तो भी कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो इधर टेंशन हुआ 2T, कितना हुआ? 2T, ये 2T, ये भी 2T, कोई दिक्कत वाली बात? इसमें हमने A1 नीचे माना है, यानी कि हमने 40 को बड़ा माना है कि T को बड़ा माना है? 40 को कि T को? तो इसमें इक्वेशन लिखी जाएगी 40 माइनस T बराबर 4 इंटू A1। पहली इक्वेशन बोल, यस और नो? 40 माइनस T बराबर 4 इंटू A1। इसमें बोल कौन बड़ा? 2T की 10? 2T क्यों बड़ा माना? क्योंकि क्या मैंने A2 ऊपर माना है? मैंने A2 ऊपर माना है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब हमने लिखा 2T माइनस 10 इक्वल टू 1A2। अच्छा इन दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल? T A1 A2 कितने वेरिएबल? 3। इक्वेशन कितनी? इक्वेशन कितनी? 2। एक और कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट। शाबाश, परफेक्ट। कहां से आएगी? हो कंस्ट्रेंट से आएगी। तो 1 kg 4 kg 2 kg। अब ध्यान से देख, क्या ये A2 तो ये भी A2। क्या अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A2? तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B बाई 2। तो क्या A2 बराबर A1 बाई 2? A2 बराबर, अरे सबको आ गया क्या? बस अब क्या था? A2 बराबर A1 बाई 2, यानी कि 2A2 बराबर A1। 2A2 बराबर, बस अब A2 की वैल्यू यहां से रख दीजिए तो लिखा जाएगा 2 इंटू 2T माइनस 10 इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू लिखी जाएगी 10 माइनस T बाई 4, या ऐसे लिख लो 40 माइनस T बाई 4। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। बस अब क्या था? 4 को तो लिया तो 8 8 2 16, 16T माइनस 160 इक्वल टू 40 माइनस T। इधर आया तो 16T माइनस T हो गया, सॉरी 16T प्लस T हो गया 17T, और उधर गया तो हो गया 200। तो मेरे हिसाब से T की वैल्यू आई 200/17। 200/17 जैसे ही आई टेंशन आ गया तो A1 A2 आ गया। कोई कष्ट वाली बात? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? कितने लोगों का सही है? हाथ खड़ा कर दे, जल्दी प्रैक्टिस करते हैं और करते हैं। आइए देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल सब लोग ट्राई करेंगे, घबराएंगे नहीं। आपको बात समझ में आएगी? पुली ब्लॉक सिस्टम में अपन कितना भी कर लें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल देखिए। अब मान लीजिए दूसरा ब्लॉक हमने ऐसे रख लिया। देखिए ये 10 किलो, ये 1 किलो, 2 किलो, ये इधर फिक्स्ड। चलिए आ जाइए। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? कहाँ गलत लिखा बताना? यहाँ पे 4 2 16 माइनस 1 सही तो लिखा है। ये यहाँ पे ये सही लिखी है क्या? यहाँ पे 40 में कहाँ 80 होगा? अच्छा 160 की जगह 80 होगा, सॉरी। हाँ ये 80 होगा, तो 80 होगा तो कितना होगा? 80 120। 80 प्लस 40 120 हुआ ना? अरे सही कर रहा हूँ ना? 120/17, ठीक है। मिलके करते हैं। पहली बात, हाँ
क्या कह रहा है बेटा? आंसर थोड़ी याद है, तेरे सामने सवाल बनाया तो तू बोलेगा जितने बना दूंगा, मुझे तो थोड़ी कोई देखेगा। तुझे भी मेरे बाद ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कुछ भी बनाओ मैं खेल लूंगा। बेसिकली आप खुद से सोचो तो कंस्ट्रेंट के जितने भी सवाल थे क्या वो सब बनाए जा सकते हैं? कुछ भी बनाओ ना, उसमें क्या है, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए सवाल सॉल्व हो जाए। वो रट के थोड़ी आए, मुझे पता है भाई कितने सवाल, जितना बच्चे चाहेगा, जितनी उसकी प्रैक्टिस होगी, जितना उसका बूता होगा उतने सवाल करा दूंगा, है ना? ध्यान समझते हैं। पहली बार मान लीजिए ये वाला सवाल दिया, सबसे पहले जब भी सवाल आए तो हमें A1 A2 A3 A4 मान लेने और कॉमन सेंस से उनकी डायरेक्शन माननी चाहिए। हो सकता है हमारा कॉमन सेंस का गलत काम करे, तो अगर गलत भी काम करेगा तो क्या माइनस आ जाए? पर डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की मानना इसकी आवश्यकता है, क्योंकि नेट फोर्स जब हम लिखते हैं तो क्या बड़ा उधर ही मानते हैं जिधर एक्सेलेरेशन मानते हैं? जैसे इस वाले सवाल में अगर देखें तो लग रहा होगा 10 किलो 1 किलो 2 किलो के 10 नीचे आ रहा होगा। अरे तुम्हें नहीं आया, मान लेते हैं ये 1 से नीचे आ रहा है। अच्छा बोलो 1 kg किधर जा रहा होगा और 2 kg? ये भी कोई गारंटी नहीं है। वास्तविकता में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि पुली भी तो ऊपर जा रही है। अरे हाँ ना बोल यार, कॉमन सेंस। खैर तुम बोलोगे जैसे मैं मान लूंगा, क्योंकि अगर वो उल्टा आ रही होगी तो क्या नेगेटिव आ जाए? बोल 1 kg किधर मानूं, ऊपर नीचे? चलो सबने बोला ऊपर, कितना मानूं? A2। ठीक, 2 को किधर माना सबने? नीचे मानूं ऊपर मानूं? कितने लोगों ने नीचे माना है? जब मैक्सिमम नीचे माना है, वैसे शायद ऊपर आएगा इस सवाल में, कोई बात नहीं, यार अपन तो नीचे मान लेते हैं, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत। बहुत बढ़िया, आप सुन, अब देख क्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन कितनी है? या सब लोग बोलो क्यों 2T? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक NLM की इक्वेशन आपने यहाँ पे भी यूज कर ली, जो पुली पे लगाई। किस पे लगाई? पुली पे। तो मैंने 2T लगा दिया, बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा। अब बोलो इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। देखो ध्यान से, इस 10 किलो में कौन बड़ा? 100 की 2T, 100 की 2T, 100। तो हमने लिखा 100 माइनस 2T इक्वल टू 10A1 इक्वल टू, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मजा। इसमें बोलो कौन बड़ा? 1 की T, सॉरी 10 की T, 10 की T। इक्वेशन क्या लिखूं? T माइनस 10 इक्वल्स टू 1A2। बड़ा सवाल है पर है कोई खास बात नहीं, ध्यान। इसमें बोल कौन बड़ा? 20 की T, 20 की T, 20 क्यों? हाँ हमने नीचे माना है इसलिए, तो 20 माइनस T इक्वल्स टू 2 इंटू A3। देने को गड़बड़ नहीं। अच्छा बोलो कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल? इक्वेशन कितनी? इक्वेशन कितनी? T। वेरिएबल कितने? 4। एक और कहां से आएगा? ओहो, क्या ये A1 से नीचे जा रहा है तो पुली A1 से ऊपर जा रही? ओहो, क्या एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मान लें तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ A, दैट इज A2 माइनस A3/2। मैंने माइनस क्यों लिखा? क्या मैंने इसे नीचे माना है? अगर कोई बच्चा ऊपर मान के सॉल्व करेगा तो क्या प्लस लिखेगा? परेशान होने की जरूरत? बहुत बढ़िया साहब। तो A1, आप देखो ध्यान से, तो इक्वेशन आई 2A1 इक्वल्स टू A2 माइनस A3। अगर आप ध्यान से तो A1 की वैल्यू यहां से रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 2 इंटू 100 माइनस 2T/10। गंदा सा आंसर आ सकता है। A2 की वैल्यू T माइनस 10, A3 की वैल्यू 20 माइनस T/2। देखना मैंने सही लिखा है क्या? अब तो कैलकुलेशन देखो ध्यान से अच्छे से, ये बच गया 5, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 100/5 कितना हो गया? 20 माइनस 2T/5 इक्वल्स टू T माइनस 10 माइनस 20/10, यानी कि 10 हो गया, यानी कि माइनस 20 और प्लस T/2, तो क्या 3T/2? अरे हाँ ना तो बोले यार। देखिए T माइनस 10, ये माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, मतलब ये 20/2 हो गया तो माइनस 10 हो गया तो माइनस 20 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो T/2 हो गया। T/2 को इसमें जोड़ दो 3T/2, वो सही बोल रहा हूँ क्या? अब 20 माइनस 20 यानी कि 40 इक्वल्स टू 3T/2 प्लस 2T/5। तो 10 एलसीएम ले लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 15T प्लस 4T। अरे हाँ ना तो बोल। मेरे हिसाब से T की वैल्यू आ रही है 400/19। मेरे हिसाब से T की वैल्यू आ रही है 400/19। अभी टफ सवाल है, अगर यूं कहने को टफ सवाल है, पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात यार। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? कितने लोगों ने इक्वेशन सही लिख ली थी? कितने लोगों ने इक्वेशन सही लिख ली थी? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने इक्वेशन सही लिख ली थी? कितने लोगों के आंसर मैच हो गए? जो कितने हाथ नीचे हो गए? अब बताओ इन स्टेप से यहां पहुंचने किसका रोल है? मैथ्स और आपका। अगर आपने इक्वेशन लिख दी तो फिजिक्स खत्म। अब इन्हें सॉल्व करना किसका रोल है?
मैथ्स का। बोलो तो एक और ऐसा कराऊं या बात समझ आइए? क्या हम कंस्ट्रेंट में कैसे भी सवाल कर सकते हैं? क्या हम कंस्ट्रेंट में कैसे भी सवाल कर सकते हैं? कल जो बोला चमका, कोई बोला हाँ क्या हुआ? कुछ गलत दिखा के मैंने इक्वेशन में, देखना कहीं गलती कर दी क्या? हाँ कुछ बोल रहा हूँ। हाँ ये नहीं बेटा, ग्राउंड फ्रेम में से एक्सेलरेशन a3 है, कभी भी यूज कर सकता है बेटा। तूने अगर कभी सवाल पढ़ा होगा ना तो तूने ऐसे शायद तेने अगर कभी करा, तेरे पुराने पाप तेरे को दिक्कत दे रहे हैं, तूने शायद सवाल सॉल्व करा इस पर बैठ के, है ना? तो एक्चुअली उसमें बैठ के करने में क्या है, इसका एक्सेलरेशन तो तू सेम ले लेता है पर इसके रिलेटिव फिर लिखना पड़ता है, इसलिए उस तरीके में जाने की जरूरत, बेसिक से कर। क्या इसका एक्सेलरेशन नीचे, मैं मान रहा हूं कि a2 और a3 बराबर, पर a3 क्या ग्राउंड फ्रेम में है? अब इसमें सोच f बराबर m है, क्या सोच? f बराबर m है, इसमें t किधर लग रहा है? 20 किधर लग रहा है? बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन। कोई गलती तूने जो सोचा होगा, हो सकता है तू यहां बैठ के सोचे। हमने जितना भी सवाल सॉल्व करा है बैठ के सॉल्व करा है, किसी दूसरे फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। हमें हाँ, अगर कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 1 kg, तो हमारा आंसर होगा a2 प्लस a3, a2 प्लस a3, a2 माइनस a3, क्योंकि हमने इसको ऊपर जाता हुआ माना है और इसको हमने जितना भी सवाल सॉल्व करा है वो ग्राउंड फ्रेम में करा है। किस में करा है? इन सवालों को बहुत आसानी से ग्राउंड फ्रेम में करो। ऐसे सवाल जिनमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन आपको पता हो, उनको ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करना समझदारी होता है। किन सवालों को दूसरे फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। तेरा डाउट क्लियर हुआ? 110% पक्का। चलो आ जाओ। अब देख, मान लीजिए मैं एक और सवाल कराता हूं ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए देखिए, वैसे मैं बोलूं तो तुम बोलते हो 4-5 सवाल उतार दूं, मतलब घर के लिए दे दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? चलो आ जाओ, बना देता हूं 5-7 सवाल। आ जाओ, उतारना चालू कर लो। होमवर्क देखो, सब लोग करेंगे, उतारते चलो, घर पे करेंगे सवाल। देखिए, कुछ याद है ऐसा एक सवाल करा था? कहाँ करा था? याद है? भूल गया? मान लो ये 4 किलो, मान लो ये 2 किलो, ठीक? मान लो कि इस पे फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन। कितना लगाया गया? चलो खुद बताओ। 4 kg और 2 kg का, ध्यान सुनना, 4 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन सेम है अलग अलग? सेम अलग अलग। मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2 और यहाँ पे टेंशन है t। आपको तीनों चीजें निकालनी होगी घर पे जाके। और सवाल देखिए, प्योर प्रैक्टिस। kg 1 kg। बात नहीं, और दूं? 1-2 और दे दूं? दे दूं? 5 कर देता हूँ। चलो, पर पूरे 5 के टाइम पूछना मत। 5 में से कम 3 सबके आंसर मैच होने। जिनके आंसर 3 लोगों के मैच हो जाएंगे, मतलब अगर 70% 75% जनता के 3 सवाल को आंसर मैच हो जाएंगे तो उन्हें मैं नहीं कराऊंगा। इसलिए घर से ढंग से प्रैक्टिस करना। चाहो तो क्लास में करा के भी इनको आधा 1 घंटा निकाल सकते हो, जो अपन नहीं निकालेंगे। और कौन सा कंस्ट्रेंट का सवाल? वेज वाले तो आगे आएंगे, पुलिस वाले ही बनाता हूँ।
बात नहीं। ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया? चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, डरना मत। एक और तुम बहुत है, कई लोग कह रहे हैं बनवा लो, इससे जितने बनवा सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का देता हूँ। गलत नहीं करना। चलो 5 सवाल और प्रैक्टिस करने की इच्छा हो तो पिछले वाले बैच में भी मैंने 5 नए सवाल दिए, वो इनसे कोई भी मैच नहीं करेंगे जो मैंने नया बनाया है ना। कल वाले बैच में भी मैंने 5 सवाल दिए तो 5 अलग होंगे इनसे, इसलिए और इच्छा हो तो वो ले लेना। हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि करना क्या है हमें। पहले बना लो, फिर मैं आपको इनमें वेरिएबल भी सेम दे देता हूँ ताकि सबके आंसर मैच होने होंगे तो एक साथ मैच होंगे। ऐसा तो नहीं सारा ज़्यादा कर देती हूँ मैं ही उलझ जाऊँ, सॉल्व तो मुझे ही करने पड़ेंगे। कर लेंगे, कुछ तो होगा ही। इन सभी सवालों में मैं वेरिएबल सेम तरीके से मान लेता हूँ ताकि सबके आंसर मैच करें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मान लेते हैं 10 किलो इधर जा रहा है A1 से और ये जा रहा है A2 से। बोलो क्लियर? सब लोग सोच रहे हैं कुछ भी बेसिक बेसिक बातें। ये मैं इसलिए डायरेक्शन फिक्स कर रहा हूँ ताकि हमारे आंसर मैच करें, और कुछ नहीं। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T है इस वाली स्ट्रिंग में, तो इस वाली में कितनी है? कितनी है? 2T। ठीक, तो ये आपने को वेरिएबल मिल गया T A1 A2। यहाँ आ जाइए, 5 kg को नीचे A1 मान लेते हैं, 2 kg को ऊपर A2 मान लेते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, ये यहाँ पे 2T ले लेते हैं, इसमें T है तो इसमें 2T है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। इन द सेम वे अगर यहाँ पे 10 kg आ रहा है नीचे A1 और 2 kg जा रहा है A2, तो भाई साहब ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन T मान लो, देखना मैं कोई गलती नहीं करूं, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन 2T है। कुछ गड़बड़ करी है मैंने? हाँ हाँ, ये T है ना, तो ये 2T। हाँ तो यही तो बोल रहा था मैं। हाँ अब देख, इनको किधर चलाऊं? इसको इधर चला देता हूं A1 से, तो ये भी ऊपर चलेगा। A2 को 2 kg को भी ऊपर से A2 चला लेता हूं और 4 kg को भी ऊपर A3 से चला लेता हूं। बोलो क्लियर है? और घर पे जाके इक्वेशंस लिखेंगे अपन सब लोग। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में अगर टेंशन T है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 3T है। कई लोग कह रहे हैं बनाने में इतना और वेरिएबल लिखने में इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में तो आज का अपना पूरा दिन। अगर मैं सारे सवाल क्लास में कराऊंगा पूरा एक लेक्चर निकल जाएगा। क्या आप ये चाहते हो या घर से प्रैक्टिस करोगे? तो अपन चाहें तो मतलब ऐसे 2 लेक्चर भी निकाल सकता हूँ, कोई खास बात नहीं। कराते रहो, बच्चा खुश होता रहता। पर है एक ही बात, इसलिए प्रैक्टिस करिए ढंग से और डरिए मत। जितने सवाल आपने कंस्ट्रेंट में करे हैं, क्या सब में उनमें मार्क्स लगाया जा सकता है? और मार्क्स लगा के सवाल करे जा सकते हैं। डर निकाल लो इन सवालों से। आप, मैं बताऊं रियलिटी बता रहा हूं आपको, आप फिजिक्स सीख जाओगे ना तो इक्वेशन लिखना सीख जाओगे, आप गलती करोगे कैलकुलेशन में।
कहाँ करोगे? क्या लास्ट सवाल में भी आपने कैलकुलेशन में एरर करी थी? इसे कैलकुलेशन ढंग से करना बस, वरना इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं अगर आप कैलकुलेशन में एरर कर दोगे। बोलो और करवाऊं कि क्लियर है? क्या कम से कम 3 सवाल आप सब लोगों के आंसर मैच करेंगे? अरे हाँ ना बोले यार। अगले टर्न फिर मैं पूछूंगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। अगर 70% बच्चों के आंसर मैच कर रहे होंगे तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा, और अगर नहीं करेंगे तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। क्या पांचों अपन क्लास में सॉल्व करेंगे या आप खुद कर पाओगे? अरे पक्की बात? हर एक सवाल पे लिख लीजिए 5-5 नंबर। कितने? 25 नंबर है। कितने? अगले टाइम पे अपने आप को नंबर देना 25 में से कितने हैं। मैच होना चाहिए क्या चीज? A1 A2 T, A1 A2 और T मैच होना चाहिए। चलिए और देखिए, ये था अपना पुली ब्लॉक सिस्टम। अच्छा भाई सर पुली आ जाए, अच्छा नॉर्मल पुली उली हो तो अपन जानते हैं नेट पुलिंग मेथड से हमें कोई तकलीफ, इधर का जोड़ो उधर का जोड़ो, ये कर लो वो कर लो, खतरनाक पुली उली आ जाए तो भी हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर से बात करते हैं हम क्या क्या सीख चुके हैं। ध्यान देखो, एक सरफेस से ब्लॉक को रख दो, कितने भी फोर्स लगाओ, क्या सवाल कर सकते हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ऐसे सीखता हूं कि भैया ये बच्चे को सिखा दिया, ये बच्चे को सिखा दिया, बच्चे को सिखा दिया। अब देखिए उसी सरफेस पर को अगर इंक्लाइन कर दो और ब्लॉक पे कोई भी फोर्स लगाओ, क्या सवाल कर सकते हो? कोई बुराई वाली बात? अच्छा अगर एक की जगह 2 ब्लॉक ले लो इंक्लाइंड और प्लेन पर, क्या सवाल कर सकते हो? कितने भी फोर्सेस लगा दी जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे, क्या सवाल कर सकते हो? क्या कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल कर सकते हो? क्या कंस्ट्रेंट मोशन में 3 फॉर्मेट हुआ करती थी, याद है कि भूल गया है? अगर पुली ब्लॉक होगा तो मैं कर सकता हूं, जोड़ने घटाने वाला हो तो मैं कर सकता हूं, वेज कंस्ट्रेंट हो तो मैं कर सकता हूं, 2 पॉइंट मूविंग हो तो मैं कर सकता हूं। यस और नो? इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब अगर कोई भी पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट के साथ मास लगा के आ जाए तो भी मैं सवाल कर सकता हूं। कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल क्लियर हो, थोड़ी बहुत गलती होगी तो कैलकुलेशन होगी जो समय के साथ तेज हो जाएगी और समय के साथ एक्यूरेट हो जाएगी जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा। गॉट माय पॉइंट? है ना? चलिए और आगे बढ़ते साहब। और बहुत छोटी सी बात जो आप पहले से जानते हो फिर भी मैं एक बार और पढ़ाता हूं, उसमें कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन अपन सुनते हैं। ध्यान से सुनो। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, एक और कौन सा लॉ आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैं एक बार बताता हूं। न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है साइंस के हिसाब से कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, प्यार दोगे तो हालांकि लड़कों के जीवन में ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। कई जगह वो प्यार फेंकते हैं पर वापस आता नहीं है ना? तो अपन हर जगह से अप्लाई नहीं करेंगे, साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे? साइंस के लिए, है? तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट। लिख ले, मां टाइम पास स्टेटमेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. आइए। अच्छा भाई, for every action there is equal and opposite reaction। अच्छा मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए हम बोले कि आपकी सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगता है? क्या ब्लॉक में mg भी नीचे लगता है? क्या अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो तो नॉर्मल बराबर mg होता है? क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं। नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, इसलिए मैंने इसी इलस्ट्रेशन से बात उठाई है। पहली बात, छोटी छोटी बात है। न्यूटन थर्ड लॉ ने बोला फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अपन बहुत ध्यान से नॉर्मल और mg बराबर है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो कहता है कि जो 2 फोर्सेस लगते हैं वो अपोजिट होने चाहिए। क्या यहाँ अपोजिट है? क्या आवाज नहीं आई? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना। क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर है? फिर भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में कुछ कुछ और भी है। वो 2 डिफरेंट बॉडी पे लगने, ये एक बॉडी पर है 2 पर? एक पर। बोलो क्लियर यार? आना बोल। पक्की बात। दूसरी बात, एक और बात, उनकी नेचर सेम होनी। नेचर का क्या मतलब? याद कर, मैंने बताया था नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एनर्जी इज, ये अलग अलग नेचर के हो नहीं सकते। फिर से सुनो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसकी पहली शर्त है ये 2 डिफरेंट बॉडी पे लगना। फिर से सुने, ध्यान सुने, ये 2 डिफरेंट बॉडी पे लगना, ये 2 डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए, इन दोनों के बॉडीज के बीच में टचिंग होनी नहीं।
ऐसा कोई जरूरी ये अर्थ और ये हमारा सूरज सन, क्या सूरज और सन टच कर रहे हैं? कौन सा फोर्स है जो इन्हें बांधे हुए है? कौन सा? इस पे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, इधर इस पे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। बोल, क्या दोनों की नेचर ग्रेविटेशन है? क्या दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? ये है न्यूटन थर्ड लॉ। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, नहीं आया। क्या किसी भी एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए टच होना जरूरी है? टच हो भी सकता है। और मान लीजिए एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। ध्यान से देखो, क्यों अगर दोनों पॉजिटिव है तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स इधर है और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर है। बोलो, क्या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है? दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, दोनों अपोजिट में लग रहे हैं, दो डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन। बोलो, क्लियर है एकदम? यार हाँ ना तो बोल। So for action reaction pair और न्यूटन्स थर्ड लॉ it applies on two different bodies। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये ब्लॉक का डायग्राम, अब आप अर्थ का डायग्राम बनाइए। ब्लॉक द्वारा अर्थ पे नॉर्मल कितना लगाया गया? नीचे। और ब्लॉक द्वारा अर्थ पे mg कितना लगाया गया? ऊपर। क्या ये mg और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? यार आवाज नहीं है यार। क्या ये नॉर्मल और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है? पर इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तुझे मेरी बात समझ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसकी कंडीशंस क्या क्या है? इट शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इट शुड एक्ट ऑन, उनमें टचिंग हो ये जरूरी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना, उनकी नेचर सेम होनी। इसलिए ये n और mg, ये n और ये mg एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। डरे नहीं बिल्कुल, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्या ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर? यस। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये और ये? यस। अरे नहीं आया, और समझाओ की बात समझ आ गई? जो लिखा है उतार ले, जो लिखा रहा हूं फटाक से उतार लिखवाता हूं। रफ्तार तेज पागल हो जाते हैं, रफ्तार तेज पागल हो जाते हैं। लिखो जल्दी से फटाक से, अब एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में फटाक से लिख लो। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है, पूरा तो लिखो। इट फोर्सेस शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जल्दी लिख लो, फोर्सेस शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। रफ्तार में लिखो, फोर्सेस शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फोर्सेस शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट लिखो, दोनों बॉडी टच कर रही हो ये जरूरी नहीं है। दोनों बॉडी टच कर रही हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। नेचर ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। नेचर ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा दिया मैंने? फोर्सेस शुड नॉट, दोनों बॉडी टच करेंगे। नेचर ऑफ द लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस शुड बी सेम। और इसके आगे लिखिए, और इसके आगे लिखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस शुड बी अपोजिट। 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आप बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप आदमी हैं, ठीक? अब मान लीजिए कि आप सिंपल से ऐसा करो कि एक रस्सी लो और उस पर लटक लो। वैसे वाला लटकना नहीं, मतलब आना वो। तुम्हारे मन में ऐसे इधर उधर के विचार तो मेरे को देख लिया करो। पर वैसे भी अब तो तुम्हारे पास समय है। पिछले साल एक बच्चे ने जोक भेजा था कि भाई साहब जो है वो रेल की पटरी पे गया निपटने। जैसे उसने फोन देखा, मैसेज आया था एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए अब आपके पास समय है। इधर आ जाओ। अब मान लीजिए आप लटक
जब आप लटके तो वास्तविकता में आपने स्ट्रिंग को नीचे खींचा, तो स्ट्रिंग ने आपको, सोच ये जो आदमी है अगर ये लटका हुआ है तो उसको कौन ऊपर खींच रहा है? स्ट्रिंग। और तू स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है? उतने ही फोर्स है। मतलब अगर तुझे वास्तविकता में ऐसी मोटी रस्सी से लटके रहा तो अपने वेट के बराबर तुझे स्ट्रिंग में नीचे फोर्स, मान लीजिए तेरा वेट 100 किलो है, कितना है? तो 1000 न्यूटन तुझे नीचे लगाना पड़ेगा, तो रस्सी भी तेरे पे किधर लगाएगी? ये बेसिकली टेंशन है जो तूने क्रिएट करा रस्सी पे, और वो वास्तविकता में किसके बराबर होना चाहिए? mg। अगर इक्विलिब्रियम है तो T बराबर mg। सिंपल एक्सटेंशन पेयर के सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक एक्सटेंशन पेयर है। ये mg आया कहां से? क्या हमने जोर लगाया? मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं आपको स्ट्रिंग के केस में। हम जनरली पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग का टेंशन, अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल हो तो क्या हो जगह सेम होता है? जैसे मान लो स्ट्रिंग है और इसके बाद ये ऐसे, सो यहां से लेकर यहां तक टेंशन कितना है? mg। यहां से लेकर यहां तक टेंशन कितना है? mg। यहां से लेकर यहां तक कुछ और टेंशन है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन मतलब कुछ और है या जीरो है, जो भी व्हाटएवर इट इज, क्या इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है या अलग है? एक नई बात सीख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कभी भी एक स्ट्रिंग जो मासलेस हो उसमें हमेशा पूरी में टेंशन सेम हो, ये जरूरी? वो चेंज हो सकता है अगर बीच में कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आ गई हो। क्या द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? तो इसके इधर और इसके इधर फोर्स अलग अलग, इसके इधर और इसके इधर अलग अलग फोर्स। तुझे मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? अब मान लीजिए कि हमने छोटी सी बात करी कि T बराबर mg अपन ने, ठीक है, सोच के देखो ये करना बहुत आसान की टफ? ये आसान है, मतलब ऐसे लटके रहना। अबे तू रस्सी से लटके तो खुद के वेट के बराबर बैलेंस करना इतना आसान? मान लीजिए तुझे बोला जाए कि इस बिल्डिंग को बाहर से पेंट करिए, इस बिल्डिंग को बाहर से पेंट, बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, सिंपल सी लॉजिकल, फिर अपने आप सवाल आते जाएंगे। तो बहुत आपको बोला जाए कि इस बिल्डिंग को बाहर से पेंट करिए, तो ऐसे थोड़ी एक रस्सी ली, एक हाथ से लटक गया, गर्दन में बाल्टी लटका ली और साले एक हाथ से जो 1000 न्यूटन लगा रखा है। अरे यार, तो सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम्स को यूज में लिया जाता है। जैसे सबसे सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम जिसे झूला डालना बोलते हैं। अरे कभी पेंटर आया होगा तो सुना होगा झूला डालने, अरे सुना है कि नहीं सुना यार? अच्छा, सिंपल पुली ब्लॉक अरेंजमेंट दैट गिव्स यू ईजीनेस टू डू वर्क। वो कैसे करते हैं देखो ध्यान से। पहली बात, मान लो वो क्या करेगा कि ना ऐसे समझ लो कि एक झूला लिया, उस झूले पे एक रस्सी ऐसे गुजरी और उस झूले का ऐसे खुद ही उस झूले पर ऐसे मुझे रस्सी को पकड़ के बैठ गया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना। अगर तो सिस्टम को देखे, मान लीजिए जो पट्टा है, पट्टा जो भी यार एक लकड़ी का पट्टा होता है, अरे यार एक लकड़ी का पट्टा होता है, उस पर बैठ गया और एक हाथ से, अरे नहीं आया, अरे पक्की बात। अब सोच के देखो इस पट्टे का वजन क्या बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम। आदमी के वजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता, ऐसे थोड़ी भाई साहब 1000 किलो का पट्टा बनाया है ना, और फिर उसमें 50 किलो का आदमी बैठा है, ऐसे पट्टे बनाने का कोई लॉजिक नहीं। तो आप ऐसे समझो कि इसमें आदमी का मास बड़ा m है और पट्टे का मास छोटा m है। क्या ये लगभग अंग्रेजी? अब सोच, अगर मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? m प्लस m इंटू जी। अरे यार हाँ ना बोल। जैसे अप्रोक्सीमेटली mg, क्योंकि छोटा m छोटा है, क्योंकि छोटा m छोटा है। अच्छा सोच ऊपर कितना लग रहा है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे क्या इसने अगर इस पे T लगाया तो ये T यहाँ भी मिला, और क्या यही T यहाँ भी मिला? बेकार रिस्पॉन्स। यही T यहाँ पे भी मिला। बोल, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? ओ तो यही T यहाँ पर भी मिला। ओ अब देख इस सिस्टम पर ऊपर टोटल फोर्स कितना है और नीचे कितना है? तो लिखा गया 2T इक्वल्स टू m प्लस m इंटू जी, यानी कि क्या T की वैल्यू आई m प्लस m इंटू जी बाई 2। और इफ m इज ग्रेटर देन m, क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली mg बाई 2। भाई साहब दिस इज अप्रोक्सीमेटली, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली mg बाई 2। सोच, अगर डायरेक्ट लटकना था तो कितना फोर्स लगना था? mg। अगर ऐसा सिस्टम लूँ तो टेंशन उतना ही लगना पड़ा कि आधा, उतना ही कि आधा। तो झूले डालने वाला होता है वो यही करता है, उसे ऊपर नीचे चढ़ने के लिए पूरा फोर्स लगाना पड़ता है या आधा? अब इस मान लो इसको यहाँ पे पेंट करना है तो क्या करेगा? इसमें हुक होता है एक, क्या होता है?
उस हुक को यहाँ फंसा लेता है और पेंट का डब्बा होता है, पेंट करना चालू, रुक गया ना यार, इस हुक को यहाँ फंसा लो, अरे यार तो मस्त झूला बन गया ना। अरे सवाल कॉमन सेंस भी आएंगे गधों, तुमने देखा नहीं कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पेंट होते हुए? बड़ी बिल्डिंग सर, हमारे गांव में साला सारे मकान कच्चे, देखा है कि नहीं देखा है? तो ऐसी झूला डाल लेते हैं ऊपर, बस ऊपर पुली लटका लेते हैं ऐसे और लटक जाता है उस पर आदमी। इंडिया में तो बिना सेफ्टी के होता है वैसे भी सब कुछ, तो कोई हेलमेट नहीं कुछ नहीं, अपने यहाँ कोई चिंता वाली बात है ना, ऐसा सोचते तो एक निपटा तो एक कम हुआ, वाह चलो आ गया। तो बेसिकली झूले को यहाँ फंसा लेता है ऐसे और फिर पेंट करने लगता है। अब मान लीजिए ऊपर जाना है तो ऐसे रस्सी को पकड़ेगा, फिर ऊपर गया, फिर अटकाया, अरे नहीं आया, नीचे जाना है, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? हंसने का विषय नहीं, समझने का, क्या काम की बात है। तो दीज सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम्स ईज आउट अवर लाइफ, ईज आउट अवर लाइफ। ऐसे कई सिस्टम्स हो सकते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सवाल पूछूंगा, पहले तो क्या बेसिक सी बात समझ आई, अब मैं इसमें सवाल पूछूंगा कि बताइए ऐसे खींच रहा है, कितना टेंशन लगाना पड़ेगा, किसको एक्सेलरेशन इतने से जाना है, बताओ प्लेटफॉर्म ने कितना फोर्स लगाया, वो सब मैं भी कराऊंगा एक आध सवाल, ताकि आपको फील आ जाए ऐसे सवालों की। पर अपने को पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली चीजें हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आसान करती है कि टफ करती है, बस ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। बाकी तो सवाल तो मैं एक आध करा दूंगा, उतार ले। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल कराते हैं डेटा के साथ। देखिए ओ समाला गाटी कलरम ओ समा ला जाओ। मान लीजिए एक सवाल देता हूं आपको कि ऐसे एक झूला सिस्टम है, देखिए ठीक, ऐसे सिस्टम है। सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, बोलो ऊपर ले जाऊं नीचे ले जाऊं सिस्टम को? मान लो ये आदमी रस्सी को ऐसे ऐसे खींच रहा है, ठीक, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो क्लियर है? बेसिक बेसिक अक्ल लगाना, ध्यान से सुनना। मान लो इस आदमी का मास कितना ले, मान लो डॉली आंटी को बिठाते हैं 80 किलो, और प्लेटफॉर्म का वजन लेते हैं 10 किलो। चलो बताओ डॉली आंटी कितना टेंशन लगा रही हैं? दो सवाल, डॉली आंटी कितना टेंशन लगा रही हैं और डॉली आंटी द्वारा लगाया गया फोर्स प्लेटफॉर्म पर। दो सवाल है, ध्यान सुनना। डॉली आंटी कितना फोर्स लगा रहे, टेंशन लगा रही हैं और डॉली आंटी द्वारा लगाया गया फोर्स प्लेटफॉर्म पर। देखिए हाँ भाई देखो इधर देखो। पहली बात अपन एफईडी बनाते डॉली आंटी का। डॉली आंटी पर mg कितना लग रहा है? 800। कितना लग रहा है? अच्छा ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है डॉली आंटी? क्या डॉली आंटी टेंशन नीचे लगा रही है? तो रस्सी डॉली आंटी पे फोर्स किधर लगा रही है? कंफ्यूज मत रहो। डॉली आंटी रस्सी पर किधर फोर्स लगा रही है? तो रस्सी डॉली आंटी पे किधर लगा? ऊपर। गुड। तो डॉली आंटी पे ये फोर्स लगा ऊपर T। अच्छा डॉली आंटी पे 800 न्यूटन फोर्स नीचे लगा। अच्छा और कोई फोर्स लग रहा है डॉली आंटी पे? कौन सा नॉर्मल? किसका नॉर्मल? प्लेटफॉर्म का। किसका? करेक्ट, नॉर्मल। क्या है डॉली आंटी रेस्ट पर है कि एक्सीलरेटेड है? कितना एक्सीलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड ऊपर स्क्वायर। डॉली आंटी पे इक्वेशन मैं छोटा भी करके बता दूंगा, पहले बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। डॉली आंटी पे इक्वेशन लिखिए n + t माइनस 800, देखा कोई गड़बड़ नहीं करूं, माइनस 800 बराबर मास 80 × 2। मैंने सब सही लिखा क्या? देखो अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैं छोटा भी करके बता दूंगा, परेशान हो तो पहले समझो अच्छे से। n + t माइनस 800 बराबर 800 × 80 × 2। क्या मैंने सही लिखा? 80 × 2 = 160। तो कुल मिला के n + t की वैल्यू कितनी आएगी? 960। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एफईडी की बनाई जाए प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर डॉली आंटी द्वारा नॉर्मल लग रहा है नीचे,
प्लेटफॉर्म पर डॉली आंटी द्वारा नहीं, खुद का वेट लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है टेंशन, टी कहां है, ये रहा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, पक्की बात, चलो भाई। अच्छा प्लेटफॉर्म कितने एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रहा है, 2 ऊपर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, अगला सवाल आपको करना है, क्योंकि दोनों तरीके बता रहा हूं, दूसरा गलत मत करना, सब तीसरा कराने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठीक, इसे ध्यान समझ लो इसको। अब देख इसमें अगर इक्वेशन लिखी जाए तो लिखी जाएगी t माइनस n माइनस 100 इक्वल्स टू 10 इंटू 2। क्या t माइनस n इज बेसिकली 20 प्लस 100, क्या 120। इन दोनों को जोड़ दो तो nn कट जाएगा, 2t बराबर 1080। 1080 का आता 500, मेरे हिसाब से t की वैल्यू आई 540, मेरे हिसाब से t की वैल्यू आई 500, और अगर t की वैल्यू आ गई 540, ये 540 माइनस n, 540 माइनस 120 कितना 420, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई 420। चलो खतरनाक फिगर आया ये कितने लोगों का सही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से करें, क्या मैं सवाल को ओरली भी कर सकता हूँ, सुनना कैसे, सुनना कैसे, पहले बताओ क्या बेसिक इक्वेशन समझ आई। मैं सवाल को छोटा भी कर सकता था, कैसे, सुन, जस्ट टेल मी, डॉली आंटी और प्लेटफॉर्म का एक्सप्रेशन सेम है, लगभग, क्या इनको सिस्टम लिया जा सकता है, हमने सीखा था सिस्टम तब तक लिया जा सकता है जब तक कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो। क्या यहाँ पे दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, तो क्यों ना सिस्टम मान, इन दोनों को सिस्टम मान लीजिए। अगर सिस्टम मान लोगे तो डॉली आंटी और प्लेटफॉर्म के बीच के नॉर्मल रिएक्शन का कोई रोल, क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। अरे याद है कि भूल गया है, क्या ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब बोल इस पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना है, यार आवाज नहीं है यार, कितना, और नीचे 900, नीचे, अरे सोच लो यार, हाँ ना बोल, अरे पक्की बात, कुल मिला के ऊपर 2t, सेकंड मेथड है ये, इधर बता दूं, देखो सेकंड मेथड, कुल मिला के ऊपर 2t, कुल मिलाकर ऊपर 2t और नीचे कितना 900, और कुल मिला के मास कितना 90, क्या 90 इंटू 2, यार आवाज नहीं आई यार, कुल t की वैल्यू क्या है, ये रहा। एक बार 540 निकल आया तो नॉर्मल निकालना बड़ी बात, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा तो और नहीं निकाल सकता, इसमें कोई ऐसी खास बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई कष्ट वाली बात। बिल्कुल ऐसा सवाल एक और करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें बात समझ में आई है। देखिए वही बोलो, आप किसको बिठाएं, बोलो भाई, मॉडेस्टी को बिठाया, ओके। मॉडेस्टी आंटी आप बैठना पसंद करेंगे, नहीं, हाँ, आंटी को उठाओ, ओके। मान लीजिए मॉन्टी बैठा है, मान लीजिए मॉन्टी बैठा है, बिल्कुल बैलेंस एकदम, तो क्या दोनों पे फोर्सेस बराबर लगाएगा, और ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो, ऊपर चढ़ाओ नीचे उतारो, एक नीचे वाला कर लेते हैं, टाइम पास है, ध्यान सुनना। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरा मास ले लो 60 किलो, ले लो, ओके, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, और प्लेटफॉर्म का मास है 5 किलो, बस ज्यादा नहीं एकदम। चलो कोई सब कुछ बताना है। स्ट्रिंग्स में मॉन्टी कितना टेंशन लगा रहा है, और मॉन्टी द्वारा लगाया गया प्लेटफॉर्म पे फोर्स, मॉन्टी द्वारा लगाया गया प्लेटफॉर्म पर फोर्स। बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशंस, कुछ टफ नहीं, तीसरा मत कराना, तुम लोग कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन,
हाँ भाई, गलत मत, कोई टफ सवाल नहीं है। हाँ भाई, डायरेक्ट करूं? कैसे पूरा एक सिस्टम मान सकते हैं? सिस्टम मान लेंगे तो 700 लगेगा ऊपर, T 2T 4T, क्या इस पूरे सिस्टम पे इधर T, इधर भी T, इधर भी T, इधर भी T, T T T T 4T, ऊपर लग रहा है 4T, नीचे लग रहा है 700, सिस्टम जा रहा है नीचे, कुल मिला के 70 किलो। देखिए 700 माइनस 40 इक्वल टू 70 इंटू 1। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ बोल। तो 700 माइनस 70 यानी कि 630 बटे 4, 630 बटे नहीं आया, सोच लो। तो 157.5, 157.5 हुआ ना? अरे हाँ ना बोले यार। तो T की वैल्यू आई 157.5 न्यूटन। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करी जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। इस पे ऊपर लग रहा है T, ऊपर भी लग रहा है T, नीचे लग रहा है खुद का वेट, खुद का वेट है 50, नीचे लग रहा है नॉर्मल और ये जा रहा है नीचे। तो लिखा जाएगा 50 प्लस n माइनस 2T इक्वल्स टू 5 इंटू 1। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? अरे सर प्लेटफॉर्म की इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल इज अप्लाइड बाय द मोंटी, मोंटी का वेट लेंगे कि नॉर्मल लेंगे? यार आवाज नहीं आई यार। मोंटी का वेट लेंगे कि नॉर्मल लेंगे? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना बोले यार, सिंपल सोच के बोलो। मोंटी का वेट लेंगे कि नॉर्मल? मोंटी प्लेटफॉर्म पर अपना वेट लगा रहा है कि नॉर्मल लगा रहा है? हाँ, अगर हम रेस्ट पर होते तो क्या नॉर्मल वेट के बराबर होता? ये अलग बात है किसी नॉर्मल केसेस में, पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी। बहुत बेसिक से लिफ्ट के सवाल भी करा दूंगा, तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो 50 प्लस n माइनस 2t इक्वल टू 5 इंटू 1। बोल 2t के लिए 157.5, 157.5 का मतलब 315, 315, 315 प्लस 50, सॉरी नहीं 315 माइनस 50 तो 265। अरे यार हाँ ना तो बोल, 265 इधर जोड़ दो 270, 270। तुम्हें नहीं आया? और कराऊं? समझ आ गया? और कराऊं? समझ आ गया? कितने लोगों का सही हाथ खड़ा कर दो। और कराऊं? क्लियरिटी है? छोटे छोटे सवाल है, लिफ्ट वाले सवाल ओरली सुन, ओरली टाइम पास नहीं करते हैं। तब सवाल थोड़े शीटें वगैरह में भी हैं, अपन बेसिक बेसिक सी बात करके खत्म करते हैं। मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जब ऊपर जाते हो तो भारी महसूस होता है, हल्का भारी हल्का, और नीचे आते हैं तो ऐसा क्यों? सिंपल सिंपल सवाल पूछो, जल्दी जल्दी बोलो। लिफ्ट वाले सवाल है, बिल्कुल बेसिक लिफ्ट, तुमने महसूस करा, जल्दी बोलो। मान लीजिए कि आदमी खड़ा हुआ है, मान लीजिए आदमी खड़ा हुआ है, आदमी 50 किलो का है, बोलो क्लियर? लिफ्ट में ऊपर जा रही है लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, आदमी को हल्का महसूस होगा? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। भारी। नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द, मान लो यहाँ पे वेइंग मशीन रख दूं तो उसके वेट से ज्यादा मेजर करेगी, कम मेजर करेगी? वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल की वेट? नॉर्मल। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? आप नहीं आया? बेसिकली नॉर्मल को 9.8 से डिवाइड करके आपको देती है। बोल यस और नो? जब आप नॉर्मल वेइंग मशीन में खड़े होते हो तो आपको क्या नापती है? नॉर्मल। अरे यार, वेइंग मशीन क्या नापती है? नॉर्मल। पर अगर आप बिल्कुल स्टेशनरी खड़े हो ग्राउंड पे तो नॉर्मल, मान लीजिए मेरा वजन है 50 किलो तो नापेगा 500। कितना नापेगा? चुपचाप मुझे 9.8 से डिवाइड करके मेरा वेट बता देगा। बोल यस और नो? पर अगर वही वेइंग मशीन में लिफ्ट में रख दूंगा तो वो नॉर्मल ही नापेगा और उसको 10 से डिवाइड करके आपको आंसर देगा। तो जिसका वेट देगा वो भारी देगा, हल्का देगा? तो अगर आप
आप मोटे हो गए हो और आप चाहते हो कि अपना वजन आप कम कर लें, तो कैसे करें? ऊपर जाती लिफ्ट में कि नीचे जाती लिफ्ट? वेइंग मशीन को लेकर जाएं। अरे यार, वो लिफ्ट जो नीचे जा रही है एक्सलेट करती हुई, तो क्या आपका वेट कम हो जाएगा? और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। बोलिए यस और नो? बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। खैर, अब इस वाले में ओरली बोलो, नॉर्मलाइजेशन क्या आएगा? ओरली बिना पेन चलाए। बहुत बेसिक सी बात पूछ रहा हूं, बोल। सब लोग बोल, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। 600 कैसे बोले तुम लोग? क्या नॉर्मल ऊपर लग रहा है? क्या जा भी ऊपर ही रहे? क्या mg नीचे लग रहा है? क्या इक्वेशन बनेगी तो ऐसे बनेगी, नॉर्मल mg बनेगा नीचे 500, एक्सेलरेशन आएगा ऊपर 2। क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल माइनस 500 इक्वल्स टू 50 इंटू 2। क्या आंसर 600? मतलब अगर आप 10 मान लो जी की वैल्यू, तो क्या इस वाले पे वही मशीन रखोगे तो 60 किलो नापेगा? कितना नापेगा? 60 किलो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब टाइम पास सवाल ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक बेसिक से जो आते हैं अच्छे से रफ्तार में बोलूंगा, ध्यान सुनना। A left is going downwards, a left is going downwards, a left is going downwards with decreasing speed. A left is going downwards with decreasing. नॉर्मल mg के बराबर, mg से ज्यादा, mg से कम? नहीं आया, नहीं आया। ध्यान सुनना जो मैंने पूछा है। मैंने सवाल क्या पूछा सबको समझ आया? मैंने बहुत बेसिक सवाल पूछा जो मल्टीपल कैरेक्टर में आ सकता है। बहुत बेसिक से सवाल आते हैं, जेईई मेन टाइप सवाल है। बोलिए, सब लोग बोलेंगे। अगर एक लिफ्ट है जिसमें आदमी खड़ा हुआ है और वो लिफ्ट नीचे जा रही है और उसकी भी घट रही है, बोलो नॉर्मल। mg से ज्यादा, mg से कम, बराबर। नॉर्मल इक्वल टू mg, b नॉर्मल ग्रेटर देन mg, c नॉर्मल लेस देन mg। बोल, ज्यादा कम? जब नीचे जाते तो हल्का महसूस करते हैं कि भारी? क्या जब नीचे जाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं कि भारी? ऐसे नहीं रटना है, ये कोई गारंटी नहीं है। ऐसे नहीं रटना। नीचे जाते तो हल्का महसूस करते हैं, ऐसी कोई गारंटी, और ऊपर जाते तो हल्का महसूस भारी महसूस करते हैं, ऐसे भी कोई गारंटी। ध्यान समझे, नीचे जा रहे हैं पर रफ्तार घट रही है, मतलब एक्सेलेरेशन की तरफ, तो इक्वेशन तो यही बनेगी। नीचे जा रहे हैं पर रफ्तार, बता नॉर्मल किससे डिसाइड होता है? वेलोसिटी से कि एक्सेलरेशन? नहीं आया भाई। जो नॉर्मल है वो किससे तय होगा? एक्सेलरेशन से कि वेलोसिटी से? हाँ, मैं मान रहा हूं कि एक्सेलरेशन का इंपैक्ट वेलोसिटी, वो एक अलग बात है। अरे पर तय तो एक्सेलरेशन से होता है। सोच के देख, लिफ्ट नीचे जा रही है और उसकी रफ्तार घट रही है, रफ्तार घट रही है मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस सवाल में एक्सेलरेशन ऊपर है, और अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो लिखा जाएगा n माइनस mg बराबर ma, यानी कि n इक्वल्स टू mg प्लस a विच इज ग्रेटर देन mg। तो मन से निकाल दीजिए कि अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो हमेशा हल्का महसूस करेंगे। क्या भारी भी कर सकते हैं? भारी भी? कंफ्यूज होने की जरूरत। फिर से पूछता हूं, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड। भारी हल्का, भारी हल्का, भारी हल्का? सोच लो, लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट की जो रस्सियां हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो टूट गई, अब फ्री फॉल कर रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सोच लो, a lift is moving upwards with decreasing speed, a lift is moving with decreasing speed। क्या एक्सेलरेशन नीचे होगा? तो क्या नॉर्मल कम हो जाएगा? इस पे और चर्चा करूं कि बात समझ आएगी? क्योंकि यही वो लिफ्ट होगी जिसमें पेंडुलम रख देंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, t = 2π/L/g। इसमें नहीं रख देंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी अलग। पर ये बेसिक बातें हमें समझ में आनी। एक आदमी खड़ा हो, उसका क्या नॉर्मल होगा, क्या वेट होगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए, नीचे जाए, ये जाए, वो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला? A lift is moving upward with constant velocity। नॉर्मल mg से ज्यादा, mg से ज्यादा, कोई बुरे वाली बात? लिफ्ट में बेसिक सवाल आएंगे, क्या कर लोगे? और पे करूंगी, क्लियर है? भारत माता की। साला
इधर देख, क्यों प्रिंसी आंटी उतार लिया तुम लोगों, कोई बुराई वाली बात? इधर देख, और बोलूं इस पे पैपे करूंगी, क्लियर है? अब मन में पूछना, ये झूले वाले सवाल आएंगे कर लूंगा, सिंपल लिफ्ट में एक्शन रिएक्शन वाले सवाल आएंगे मैं कर लूंगा। क्या मुझे बेसिक एक्शन रिएक्शन का मतलब समझ में आया है? इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गया, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, समय के साथ आती रहेंगी, उसमें कोई खर्च वाली बात नहीं है। हमने बहुत बेसिक से उसकी चर्चा करी है। इसके अगले स्टेप में जो हमें एक और चर्चा करनी चाहिए वो है स्प्रिंग। क्या चीज? जैसे स्प्रिंग की चर्चा सेंटर ऑफ मास में भी आएगी, स्प्रिंग की चर्चा एसएचएम में भी आएगी, गॉट माय पॉइंट? और स्प्रिंग की चर्चा हुक्स लॉ में भी आएगी। हुक्स लॉ कहां पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी, अरे याद है, भूल गया, तब भी उसकी चर्चा होगी, कई जगह होगी। आज बेसिक चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग की चर्चा करी, नॉर्मल एक्शन की चर्चा करी, वैसे हमारे पास स्प्रिंग की चर्चा होनी, तो लिखे बेसिक चर्चा ऑन स्प्रिंग, लिखें 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 बेसिक चर्चा ऑन स्प्रिंग। अब सुन, स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारे जीवन का बहुत अमूल्य सत्य है। कि सब लोगों ने स्प्रिंग देखी? बहुत बढ़िया, सब अच्छी बात। मान लीजिए स्प्रिंग है, यहां समझना, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ का क्या मतलब? उसमें कोई एक्सटेंशन, स्प्रिंग को ऐसे खींचो। स्प्रिंग और स्प्रिंग में एक अंतर है, वैसे तो बहुत सारे अंतर है, पहले बेसिक समझते हैं। देख, वास्तविकता में कोई भी स्ट्रिंग हो, वो भी वास्तविकता में एक स्प्रिंग होती है। स्ट्रिंग में टेंशन वास्तविकता में तभी आती है जब उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन, हालांकि हम उस एक्सटेंशन को कंसीडर करते हैं, बोलो क्लियर है? स्प्रिंग क्या लगता है पीछे, ऐसे देखी होगी आपने, ऐसे ऐसे करके, अरे यार तुम ऐसा बिहेवियर शो करते हो, स्प्रिंग नहीं देखी तुम लोगों ने? तो इसमें क्या मतलब है? स्प्रिंग देखिए, तो स्प्रिंग को ऐसे खींचो, क्या वापस फोर्स लगाती है? और दबाओ तो इधर, बोलो क्लियर है एकदम? अगर मैं आपसे पूछूं, सब लोग जानते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का क्या मतलब? अगर स्प्रिंग को खाली छोड़ दिया जाए तो जितनी लेंथ में रहेगी, क्या उसे नेचुरल लेंथ कहते हैं? मान लीजिए मैं इसे x खींच लूं, कितना खींच लूं? x। अगर मैं इस स्प्रिंग को x खींच लूं तो स्प्रिंग वापस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? कितना लगाएगी? kx। इस फोर्स को बोलते हैं माइनस kx। माइनस क्यों? अगर x इधर है तो क्या फोर्स इधर है, और x उधर है तो kx। यह आता है यंग्स मॉडुलस से, अरे f बाई ए डेल्टा l बाई l, सुना है कभी? कुछ वैसा। अब कभी आपने हुक्स लॉ में अगर सुना, कुछ वैसा। खैर आप छोड़ दीजिए, एक कांस्टेंट है kx। वैसा समझो कि स्प्रिंग अपने आप में जो फोर्स लगाती है वो x के प्रोपोर्शनल होता है। जितना लेंथ खींचोगे, जितना लेंथ, उतना फोर्स लगेगी। टाइम पास नहीं करते हैं, बराबर माइनस के। के इज व्हाट? के हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हुई न्यूटन पर मीटर। क्या हुई? कोई खास बात? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? बैटरी खत्म हो गई। ध्यान से देखें तो इसकी बैटरी खत्म हुई है, मेरी बैटरी पूरी, रात को मिलोगे तो भी। हाँ, तो है बराबर, अरे तुम लोग जानते हो टाइम पास करूं कि जानते हो? है बराबर के। कोई बुराई वाली बात? बस मैं कुछ बातें समझाना चाहता, रुक जाएगा। तो सब लोग जानते हो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज हम सब लोग जानते हैं। इसमें याद करो तो वैसे भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी क्योंकि एनएलएम पढ़ा रहे हैं, पर वर्क एनर्जी नहीं पढ़ाई, याद करो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है आपके स्क्वायर। अभी उसमें चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि अपने वर्क एनर्जी नहीं पढ़ रहे, पर फिर भी अपने को याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी अपन उसमें ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पर जब करेंगे तो बात कर लेंगे। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स लगता है के बराबर माइनस है। जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यस और नो? जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोई स्प्रिंग टाइट होती है, कोई स्प्रिंग हल्की होती है, जिसका के ज्यादा होगा क्या वो टाइट होगी? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और ध्यान से देखते हैं, हाँ बोलो क्लियर है एकदम? अगर बोल x कहां से है? नेचुरल लेंथ से कि मीन पोजीशन? नेचुरल मीन पोजीशन, नेचुरल मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है सर? मीन पोजीशन वो जगह जहां पे नेट फोर्स जीरो, जहां पे नेट फोर्स, जिसमें आपको एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिए। मान लो कि एक स्प्रिंग है, के ले लो 10, एग्जांपल लेते हैं समझ में आ जाएगा। वेट कितना ले? 2 किलो। बोलो क्लियर?
अगर ऐसे लटकाओगे तो जहां इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? या कुछ लटकी हुई होगी? क्या इस वाले केस में ये नेचुरल लेंथ पर ही रहेगा? पर उस वाले केस में नेचुरल लेंथ पे जिस जगह ये लटका हुआ होगा वहां पे क्या फोर्स जीरो होगा? पर क्या नेचुरल लेंथ कुछ ऊपर होगी? मान लीजिए कि आप नेचुरल लेंथ से x0 नीचे हो, तो जिस जगह इक्विलिब्रियम होगा नेट फोर्स जहां पे जीरो होगा उसे कहते हैं मीन पोजीशन। इन मीन पोजीशन का ज्यादा यूज क्या एसएचएम में आएगा? तब कम से कम एक लेक्चर तक आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा। इसलिए आज ज्यादा पैपे उस पे नहीं कर रहे हैं। 2 ब्लॉक सिस्टम लिए जाएंगे, ये लिया जाएगा, उसका टाइम पीरियड ये है वो, पर बेसिक चर्चा आज अपने को आनी, इधर सीख लो थोड़ा थोड़ा। तो अपन ने बोला नेचुरल से नीचे आए, नीचे अपन ने बात करी नेट फोर्स बराबर जीरो, नेट फोर्स बराबर जीरो मतलब क्या kx बराबर mg? kx बराबर क्या x की जगह x0 लिख दूं? x की जगह x0 लिख दूं तो भाई साहब क्या लिखा जाएगा? देखिए इधर ध्यान से लिखा जाएगा k x0, k का मतलब 10, x0 की वैल्यू बराबर 20। अरे कभी तो हाँ ना बोल x0 के लिए कितनी है? 2। इस k को 100 ले लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, या कोई बात नहीं जो इच्छा हो ले लो। x0 बराबर कितना है? 2 मीटर। यानी कि इससे 2 मीटर नीचे, इससे 2 मीटर नीचे नेचुरल लेंथ से क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं आया। इस समय स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है कि अनस्ट्रेच्ड है? स्ट्रेच्ड है कि अनस्ट्रेच्ड है? सोच लो, कोई बुराई? अरे पक्का? अरे गारंटीड? बहुत बढ़िया साहब। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसे 1 मीटर और नीचे ले आता हूं तो स्प्रिंग द्वारा लगाया गया इसमें फोर्स कितना होगा? अगर मैं इसको मीन पोजीशन से 1 मीटर नीचे ले आऊं तो स्प्रिंग द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, स्प्रिंग द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स ओरली बोलेंगे कितना? 30। कितना? 30 की 10, 30 की 10। स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स 30 और नीचे कितना लग रहा है? 20। 20 का ही का तो 30 ऊपर और 20 नेट कितना बचा? 10। मास कितना? तो एक्सेलरेशन कितना? 5। क्या ये बाद में एसएचएम करेगा? ये बाद में क्या करेगा? मैं सिर्फ अभी इतना समझाना चाहता है। स्प्रिंग में अपन बहुत सारी बातें करेंगे अगले टर्न पे। कटिंग ऑफ स्प्रिंग इंपॉर्टेंट इसमें सबसे एस्पेक्ट है। पर ये समझ लो स्प्रिंग यहीं पे खत्म है, अब आगे बहुत आएगी, आगे भयंकर चर्चा होगी इस पर, जानदार। स्प्रिंग अपना साथ नहीं छोड़ने वाली, बहुत काम की चीज होगी। इसलिए जरा सा भी डाउट हो पूछ लेना अगले टर्न पे। आज तो बस इतना ही करके छोड़ रहा हूँ। क्या पिक्चर क्लियर है? उतार लीजिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे।